अवधेश जी, वो दौर भी देखा है जब इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि जब तक वोटर आईडी पे फोटो नहीं होगी तब तक ना सिर्फ किसी विधानसभा, किसी देश का भी चुनाव नहीं होगा। एक समय वो था जब इलेक्शन कमीशन की वो ताकत हुआ करती थी कि वो सरकार को ये कह सके कि कैसे होगा। अब यहां पर कटघरे में इलेक्शन कमीशन बार बार सवाल उठाता है और कहीं ना कहीं एक फ्लोटिंग वोटर होता है जो अक्सर ये कहता है कि जो विपक्ष है या युवाओं की जो आवाज बनने की कोशिश करता है वो सही है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी का ये तरीका सही है अवधेश जी? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से आवाम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आज की जो हालिया गतिविधियां हैं उससे वो किसी और दिशा में भी जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस पूरे तरीके पे क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ विषय इलेक्शन कमीशन है ही नहीं। राहुल गांधी जी का अगर विषय इलेक्शन कमीशन होता तो उसके तरीके दूसरे हो सकते थे। पिछले 4-5 वर्षों में राहुल गांधी जी के जो सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं, दुनिया भर के देश के भी अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट, जो दुनिया भर में इस समय एक नियो लेफ्टिज्म खड़ा हो गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से देश के बारे में सारी संस्थाओं के घेरे में लाओ, नई पीढ़ी में उत्तेजना पैदा करो और फिर उसके अनुसार से आग लगाओ, परिवर्तन करो। तो राहुल जी लगातार उसी दिशा में वो अपनी बात कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आनंद के बारे में बता दिया कि 6018 वोट के नाम काटने के हमारे पास आवेदन आए थे, उसकी जांच की गई और 2 नाम काटे गए, केवल 2 नाम। और आनंद विधानसभा क्षेत्र में 1989 से कांग्रेस कभी जीती ही नहीं, पहली बार 2023 में जीती है। आप उसका वहां का पूरा इतिहास देख लीजिए, 4 बार इधर बीजेपी जीती है 2008 के बाद। तो अब राहुल गांधी जी को अगर ये लगता है कि जनता हमसे खुश है, जनता मोदी सरकार से असंतुष्ट है, केवल मोदी सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलजुल कर फर्जी वोट पैदा करके और हमको हरा रही है, तो इसका कोई उत्तर नहीं है इसका ये। लेकिन ये खतरनाक संकेत है कि नेपाल में यह देखने के बावजूद कि जो जेएनजी है वो केवल सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध नहीं थी, उसने जो इनसे भी, राहुल जी से भी ज्यादा क्रांतिकारी पार्टी तो वहां शासन में थी कम्युनिस्ट पार्टी, उनसे भी ज्यादा क्रांतिकारी तो 2008 तक हथियार लेकर के जिसने पूरी राजधानी को घेरा, जिस प्रचंड दहल के, पुष्प कमल दहल के प्रचंड में, पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में उसके भी घर में घुस के उसकी भी पिटाई की है। एक एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को पीटा है, हटाया है, पॉलिटिकल पार्टियों को नकारा है। आज बांग्लादेश की स्थिति है कि शरिया का शासन स्थापित करो और इस्लामी शासन लाओ। अवधेश जी, हो सकता है राहुल गांधी ये चाहते हो सकता है राहुल गांधी ये चाहते हो कि वो इस तरीके से युवाओं को अपनी पार्टी के साथ जोड़ के वोट अपनी तरफ लें, ना कि नेपाल जैसी स्थिति पैदा करें। क्यों नहीं लगता आपको कि वो सिर्फ नेपाल जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं? अदिति, अगर वोट लेने वाला ये कहेगा कि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़िए, हमारे सदस्य बनिए, आप सरकार को हराने, वो कह रहे हैं कि देश की जेनजेट, युवा पीढ़ी, स्टूडेंट लोकतंत्र बचाएगी, संविधान बचाएगी और मैं इनके साथ हूं। मैंने उनसे नहीं कहा है कि कभी उन्होंने ये कहा हो पोस्ट में कि आप हमारी पार्टी से जुड़िए, ये नहीं लेके चलते हैं। राहुल गांधी जी का संविधान यह है कि हम चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे लेकिन देश के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। और आपको बता रहा हूं, यहां बैठे हुए लोग, यही विषय जो महाराष्ट्र का उन्होंने उठाया था, उसी केस को लेकर प्रकाश आंबेडकर बंबई उच्च न्यायालय गए थे। 27 जून 2025 को मुंबई उच्च न्यायालय ने एक एक बात जान के फैसला किया कि महाराष्ट्र के चुनाव में किसी प्रकार के सर, ये वही देश है जहां पर शहादतों पे भी वोट मांग लिया करते हैं। ये वही देश है जहां पर शहादतों पे भी वोट मांग लिए जाते हैं। मैं गौतम सेठ साहब, 2 सवाल हैं और आरोप भी हैं। पहला, राहुल गांधी इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल चल सकते हैं, लोगों के बीच जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा सकते? और वैसे वो कोर्ट के फैसलों का इंतजार करते हैं। पहला सवाल। दूसरा, आपको नहीं लगता कि आप कई बार, आपकी पार्टी, आपके नेता ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा कर जाते हैं और कांग्रेस को नुकसान कर जाते हैं? और हर बार ऐसा हुआ है, हर बार। देखिए आदित्य जी, सबसे पहले इन सवालों का जवाब देने से पहले आपके एक नेशनल टीवी को, जिसको लाखों लोग इस देश में देखते हैं, उस पर बैठकर अगर संजय राणा जी जैसे व्यक्ति झूठी बातें और बिल्कुल नॉन फैक्चुअली बैक्ड बातें, फैक्ट्स बता दीजिए, मेरे पास समय कम है, फैक्ट्स बता दीजिए। को भी हर्ट
मैं फैक्ट में पढ़ देता हूं इलेक्शन कमीशन की कल की प्रेस नोट से। सुनिए एक मिनट, ये झूठ का पटोला है, सच सुन लीजिए। ECI has already provided mobile numbers that were used. They have also provided IP addresses. It is the failure of the Karnataka CID. और उस समय सरकार किसकी थी जब ये मामला हुआ? CID को मामला किसने दिया? भाजपा की सरकार थी। तो तुम्हारा कहना है, कांग्रेस के जो मंदबुद्धि के नेता उसका कहना है कि हमने चोरी करी, हमने CID बिठा ली अपने खिलाफ। अरे काय को अपना मजाक उड़ा रहे हो आप लोग। गौतम जी जवाब दीजिएगा, फिर मैं आरपी सिंह साहब के पास आऊंगी। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रवक्ता मत बनिए। मैं आपको याद कराना मैं चाहता हूं, उनकी प्रेस रिलीज पढ़ रहा हूं, आपकी तरह अनपढ़ नहीं हूं। इलेक्शन मैं कमीशन उनकी ऑफ इंडिया प्रेस के रिलीज पढ़ रहा प्रवक्ता हूं। नहीं है। आजकल इस देश में लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि भाजपा का प्रवक्ता कौन है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कौन है। ये दोनों मिले हुए संगठन है कि अलग अलग अरे दोस्त, संगठन है। तुम्हारी तरह ये देश अनपढ़ में नहीं बहुत है, बड़ी थोड़ा कंफ्यूजन हो पढ़ रही लिख है। करो। तो मैं देश के लोगों को साफ कर देता हूं कि मैं जो प्रेस रिलीज में छपा वो पढ़ के सुना रहा हूं। मैं अब आपको वही प्रेस रिलीज हिंदी में पढ़ के सुना देता हूं। चुनाव आयोग ने पहले ही इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर उपलब्ध करा दिए हैं। इस बात को दोहराया उन्होंने IP एड्रेस भी उपलब्ध करा दिए हैं। ये कर्नाटका CID की नाकामी है जो उसकी ठीक से जांच नहीं कर पाई। ये इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल प्रेस रिलीज है। बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब नहीं देगी। आरपी अरे सिंह उसने जी जवाब दिया है, इलेक्शन पढ़ लो कमीशन ना। ऑफ इंडिया ये इलेक्शन कमीशन का जवाब है, ये इलेक्शन कमीशन का जवाब है। परंतु आपको तो सबसे लेना देना नहीं। आपको तो यहाँ पर बॉर्डर खड़ा करना है, आपने देश को बांटना है। आपके परदादा परदादा ने भी यही किया था, देश को बांटा और फिर देश में सत्ता प्राप्त करी। क्योंकि आप मोदी जी को सीधा नहीं हरा सकते, इसलिए आप देश को वापस से बांटकर सत्ता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की सच्चाई आपके सामने देखता है। देश देख रहा है कि आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र में जेनजी का इस्तेमाल किस दिशा में होना चाहिए? सरकार जवाबदेह हो कि वो नौकरी दे, वो युवाओं को, स्टूडेंट्स को पढ़ाए, बेहतर शिक्षा दे, या सवाल यह है कि उनका इस्तेमाल हो किसी अलग तरीके से?